अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से है। हर हफ्ते हम आपके साथ होते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद होते हैं और कुछ अच्छे टॉपिक पे हमारी बात भी होती है। आज जो है एक मेन जो किसी भी तकलीफ़ के साथ हम लोग सोचते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाना जो है उस तकलीफ़ को ख़त्म करना या कम करने की वजह बनता है। अब ये बहुत सारे सवाल थे। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई इस तरह का जोड़ों का या किसी किस्म का भी कोई मसला आता है तो उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो फ़िज़ियोथेरेपी का होता है। अब इन सारे सवालों के जवाब हमें नहीं थे, ना हमारे पास थे और ना हम दे सकते थे। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, हमने सोचा कि उनको शो पे आज बुलाते हैं और उनसे ये तमाम सवाल हम करते हैं ताकि हमें अच्छे से जवाब मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहरान हैदर, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हमने तो बस फ़िज़ियोथेरेपी का सुना है। कोई आपके जोड़ में तकलीफ़ हो तो आपने फ़िज़ियोथेरेपी करवानी है, आपको जिस्म के किसी भी पार्ट में तकलीफ़ हो, आपके जोड़ कमज़ोर हों, अल्लाह ना करे आपको एक्सीडेंट के बाद कोई ऐसा मसला हो रहा है, तो हम हर चीज़ को समझते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी शायद हमें ठीक करती है या हमें ठीक होने में मदद देती है। तो मेरा सवाल भी आपसे ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या? मतलब मेन चीज़ ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या? एक्चुअली फिजियोथेरेपी को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने बहुत गलत तरफ ले गए हैं कि मालिश होती है, ये होती है। तो फिजियोथेरेपी एक्चुअल में नॉन इंटरवेंशनल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसके अकॉर्डिंगली हम जो है पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लेके आते हैं। यानी कि उनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। उसके अलावा उनको बैक टू नॉर्मल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पे इजीली आ सकते हैं। ठीक है। फिजियोथेरेपी की मदद से पेशेंट जो है, हमारे पास जो व्हील चेयर बाउंड पेशेंट्स होते हैं या बेड बाउंड पेशेंट्स होते हैं, उनको हम बैक टू नॉर्मल लेके आते हैं कि भाई वो अपने काम खुद ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। सही। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा अब अपनी तरफ से भी कुछ सवाल करूँगी क्योंकि हमारे पास जो है ईसा लैब की जानिब से बहुत सारे सवाल हैं, पर कुछ सवाल आम आवाम के बहुत सारे जहन में जो लोग अक्सर, क्योंकि मुख्तलिफ शोज़ में जब हमारी बात होती है तो लोगों का ज़्यादा इस तरफ रुझान होता है कि मुझे एक चीज़ ये बताएं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उस पर ना कोई फ़िज़ियोथेरेपी का मकसद ये नहीं है कि आपको कोई ऑपरेशन की तरफ लेके जाएंगे, आपको मेडिसिन देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ें करके आपकी बॉडी को बेहतर किया जाता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और वैसे भी आपको कहा जाता है कि आप अगर हेल्दी रहना है तो वॉक और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड करके रखें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि फिजियोथेरेपी जो है वो बच्चा, जवान और बुजुर्ग तीनों के लिए है या फिजियोथेरेपी किसी एक एज लिमिट या किसी एक एज लिमिट के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल, फिजियोथेरेपी के अंदर प्रिकॉशंस भी हमें देखनी पड़ती हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट के वाइटल्स वगैरह, खासतौर पर ब्लड प्रेशर हो गया, उसके अलावा उसका रिस्पायरेटरी रेट होगा, तो ये चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती हैं कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जैसे बोन वीकनेस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो उसमें भी हम फिजियोथेरेपी को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रिकॉशंस के साथ करवाते हैं ताकि पेशेंट की बोन्स वगैरह जो हैं वो नॉर्मल। उसके अलावा हर फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपी है। पीड्स में भी फिजियोथेरेपी है। बच्चे जिनको खासतौर पे सेरिब्रल पैल्सी होता है, डिलेड माइलस्टोन्स होता है, तो उनमें ज़्यादातर फिजियोथेरेपी करवाई जाए। स्पाइना बाइफिडा एक और ऐसी जो है बच्चों के अंदर बीमारी होती है जिसमें करवाई जाती है, जिसमें स्पाइन जो है फुली फ्यूज़ नहीं होती। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल, जिसमें जो है हड्डियों का, मसल्स का, जिससे खास तौर पे शोल्डर पेन हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, कोई भी इंजरी हो गई तो उसमें फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर पार्किंसन हो गया, स्ट्रोक हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई, इसमें करवाई जाती है। पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिस तरह फॉर सपोज किसी को ओपन हार्ट सर्जरी हुई है जी, तो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी कार्डियक रिहेबिलिटेशन होती है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन होती है, उसमें हम पेशेंट को करवाते हैं। फिर उसके बाद आपका जैसा कोविड अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, तो कोविड के अंदर भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसमें हम रिस्पायरेटरी एक्सरसाइजेस करवाते हैं और उसके जो है कार्डियो पल्मोनरी इंड्योरेंस को इंक्रीज़ करते हैं ताकि उसके जितनी ज़्यादा वो अंदर जो स्पेस रिड्यूस हो रहा था लंग्स के अंदर वो इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा आम सा सवाल है और बड़े आम से अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ रॉन्ग हूँ, हो सकता है कि मैं जो सवाल कर रही हूँ शायद वो सवाल बनता नहीं है, और हो सकता है वो सवाल बहुत अच्छा भी हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों से सुना है कि दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए। ये क्या होता है? मतलब मैंने पहली बार 2-3 लोगों से जब सुना ना दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, मैंने कहा दिल के भी पट्टे होते हैं। तो आज तो बहुत अच्छी बात है कि हम आपके साथ हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ और आप अच्छी तरह हमारे देखने वालों को गाइड भी कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहली चीज़ है हार्ट मसल होता है। मसल तो मसल जब वीक होता है तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है ना उसको जो है ना इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होता है, यानी कि वो सर्कुलेट करने में प्रॉब्लम। तो हमें इंड्योरेंस के ऊपर काम करना होता है। इंड्योरेंस जितनी अच्छी है, इंड्योरेंस का मतलब होता है कि एक्टिविटी परफॉर्म करें और पेशेंट थके नहीं। जब इंड्योरेंस अच्छी होगी तो हार्ट के मसल्स आपके स्ट्रांग होंगे। जब हार्ट के मसल स्ट्रांग होंगे तो फिर वो पेशेंट जो है ना इतना जल्दी थकेगा नहीं और वो अपनी एक्टिविटी को नॉर्मली परफॉर्म कर सकता है। मतलब ये जो सवाल है ये बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल, जैसे एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स की कार्डियक इंड्योरेंस सबसे अच्छी होती है। जैसे देखें उनकी रनिंग कितनी हो रही है, उसके अलावा वो स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जस्ट नॉर्मली होते हैं क्योंकि उनकी इंड्योरेंस पे काम किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा आपसे, सर्वाइकल जॉइंट और घुटने के जोड़ में फिजियोथेरेपी का किरदार। सर्वाइकल स्पैज़म क्या है, ये क्या है? क्योंकि आम इंसान को जो कभी अपने घर से नहीं निकला या वो छोटी छोटी बीमारियों से लड़ा हो सिर्फ और उसको कुछ इन चीज़ों को ना पता हो, उनके लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए अगर आप बताना चाहें डिटेल में। देखें सर्वाइकल और नी के अंदर सब फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट होते हैं तो एक्चुअल वो स्टार्ट होते हैं स्पैज़म से। ठीक है, मसल जो है वो टाइटनेस होती है, स्टिफनेस आती है मसल में। ये बेसिकली जो है ना इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस है। जब दो बड़े मसल्स के दरमियान इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक टॉट बैंड सा बन जाएगा। टॉट बैंड बनेगा तो आपका पोस्चर खराब करेगा, कोई सी भी आप मूवमेंट करने लगोगे, चाहे वो आप ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, खास तौर पे जो आप एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं, खास तौर पे नमाज पढ़ रहे होते हैं, उसमें सलाम फेरते हुए आपको बहुत ज़्यादा पेन आएगा। फिर उसके अलावा आप नीचे झुकोगे तो आपको पेन आएगा। अक्सर तौर पर पेशेंट्स को चक्कर भी आते हैं, तो ये इस वजह से सर्वाइकल स्पैज़म होता है। तो इसके अंदर हम मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ नी के ऊपर ख़ास तौर पे नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, मेनिस्कल इंजरी आ गया, उसके अलावा टेंडन इंजरी आ गया, या फिर आपका पटेलोफेमोरल जॉइंट प्रॉब्लम्स आ गई। तो वो उसके अंदर नी को हम रिहेबिलिटेट इस तरह करते हैं कि हम उसके ऊपर फुल जो है स्ट्रेंथनिंग के ऊपर जाते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होगी पेशेंट के मसल्स की, उतना जल्दी वो रिकवर होने में जो है ना जल्दी होगा। अगर जो है पेशेंट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, पेशेंट के स्ट्रेंथ के ऊपर हमने काम नहीं किया, हम फॉर सपोज उसने जो है ना अपने आप को समझा कि मैं कुछ दिनों बाद ठीक हो जाऊंगा। पेन किलर्स काम करते हैं अपनी जगह, नो डाउट, लेकिन पेन किलर्स के साथ साथ स्ट्रेंथ के ऊपर भी हमें फोकस करना है। अगर हम स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करेंगे तो पेशेंट जो है वैसे ही वो बैक टू नॉर्मल इतना जल्दी नहीं आ सकेगा। अच्छा, पेन किलर क्या होती है? मतलब पेन किलर कोई इलाज तो नहीं है, तकलीफ को ख़त्म करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है, पेन को ख़त्म करने के लिए दी जाती है, या कोई मर्ज़ है, अल्लाह ना करे खुदा ना करे, किसी कोई हार्ट पेशेंट है और उसको अगर पेन किलर देते हैं तो वो दिल का मर्ज़ तो नहीं ठीक होगा ना, इलाज तो नहीं हो रहा ना, तकलीफ को कम करने के लिए पेन किलर दी जाती है, ऐसा ही है? बिल्कुल, तकलीफ जो उस वक्त एक्यूट कंडीशन में तकलीफ हो रही होती है उसको रिड्यूस करने के लिए पेन किलर्स होते हैं। जी, पेन किलर्स का काम एक्चुअल में ये है कि वो आपके जो है ना जो पेन के रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक करता है, ताकि जो है ना पेन जो है ना आपका रिड्यूस हो जाए, तो आप जो है ना वो अपनी एक्टिविटी जो आप नॉर्मली कर रहे होते हो ना वो रिड्यूस वो प्रॉपरली हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये पेन किलर की बात मैंने आपसे इसलिए की है कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो आसान हल समझते हैं पेन किलर, वो से ले लेते हैं। अब वो ये समझते हैं कि शायद इससे मैंने इलाज अपना कर दिया है। वो तकलीफ को ख़त्म करने के लिए उस टाइम अगर आपकी बहुत पीक की तकलीफ है तो आप पेन किलर लें, पर उसे इलाज ना समझें कि सारी उम्र पेन किलर उस तकलीफ में आप लेते रहें। ये आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर है, इस तरह से होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस तरह की करते हैं और हम क्योंकि खुद डॉक्टर होते हैं इसलिए। नहीं, देखें पेन मेडिसिन के साथ साथ आप मेडिसिन आपको इंटरनली जो है ना रोल प्ले करेंगे, और जो फिजियोथेरेपी है ना वो एज ए एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना आपको पूरा प्रॉपरली लेके चलें। जब आप एक्सटर्नली स्ट्रांग होंगे ना तब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे। जब आपके बॉर्डर स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली बात है तब आपके जो है ना अंदर से जो है ना सिस्टम प्रॉपर होगा। ठीक है जी। हमारा अगला सवाल है आपसे, क्या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल स्पैज़म एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं? नहीं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखें, पहले सर्वाइकल स्पैज़म होता है जिसमें मसल जो है आपके इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मसल टाइट हो गया आपका, जिसकी वजह से आप जो है ना उसको कंपनसेट करेंगे, वो टॉट बैंड अंदर बन गया। अगर आपने उसको उस वक्त इलाज करवा दिया है तो आप जो है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आपने उस चीज़ के साथ लेके चले हैं तो वो आगे जाकर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आपके जो मोरे हैं उनके दरमियान से हमारी नसें पास हो रही हैं। ठीक है, नसें जब पास हो रही हैं वो हमारी सप्लाई कर रही हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब सर्वाइकल की जितनी है वो मोस्टली जो है ना हमारे हैंड्स तक आ रही हैं। ठीक है, अब जब वो
मसल आपके टाइट हुए हैं तो उन्होंने जो है अब वो बोन्स के ऊपर प्रेशर देना शुरू कर दिया। अब बोन्स पे प्रेशर आएगा तो डिस्क होती है, डिस्क बल्ज होनी शुरू होगी, जिसकी वजह से नर्व इम्पिंज करेगी। नर्व इम्पिंजमेंट के बाद वो आपका जो है पेन रेडिएट करेगा। जब वो पेन रेडिएट करेगा, वो जो आपका जो है लेवल होगा, फॉर सपोज C5 C6 है, तो वो आपकी उंगलियों तक आएगा। जब उंगलियों पे आ रहा है तो इसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कंसीडर करें, यानी कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं सर्वाइकल स्पैज्म लीड्स टुवर्ड्स सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट जो है वो यहाँ से होता है इसका। अगर स्टार्ट में ही आप आप इलाज की तरफ चले जाएं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आप एक्सरसाइज करें या फिजियोथेरेपी की तरफ भी आप जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए बेसिकली क्या फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज या बॉडी को आपने किस तरह से मूव करना है, क्या ये थोड़ा सा अगर आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को बताना चाहें, क्योंकि आप जिन अल्फाजों में बता रहे हैं वो हम और हमारे स्टूडियो में लोग समझ जाएंगे। कुछ बहुत सादा लोग होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप समझाएंगे तो वो शो मुझे लगता है कि और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस चीज़ से हमें बचना इस तरीके से है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। देखिए, हम अपने आप को बैक टू नॉर्मल ऐसे ही रख सकते हैं कि जैसे बैड पॉस्चर है, हम इस तरह झुक के बैठे होते हैं, तो उसमें झुक के नहीं बैठना, हमने सीधा बैठना है। ठीक है। अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसको मेंटेन करना है। जब हम नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर जो है हमारी बॉडी जो है ना नॉर्मली जो है ना एक्ट करेगी, मसल की लेंथ नॉर्मल होगी। हम अपने आप को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर लें, हम वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, उसको ओवर यूज़ कम करें। यानी कि एक चीज़ है कि हम अगर आधा घंटा बैठे हैं तो आधे घंटे बाद हम अपनी पोजीशन चेंज करें। फॉर 2 मिनट स्ट्रेच ब्रेक लें, 3 मिनट्स का स्ट्रेच ब्रेक लें। अब स्ट्रेच ब्रेक अगर हमने लिया है तो हमारे मसल जो वो स्ट्रेच हो रहे थे या टॉट हो रहे थे तो वो प्रॉपर जो है ना अपनी जगह पे आ जाएंगे 2 से 3 मिनट का ब्रेक के अंदर। फिर हम वापसी अपने काम पे आए। तो ये एक्चुअल में जो मेन प्रोसेस है ना कि वो मसल जो मूवमेंट होती है ना उसको हमें जो है ना ब्रेक देना, ताकि मसल जो है फटीग में ना जाए। मसल फटीग में नहीं होगा तो हम जो है नॉर्मली जो है ना हमारे मसल ठीक रहेंगे। और हमारा जो सर्वाइकल जॉइंट है, खास तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, ये आगे शोल्डर में भी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, तो वो नॉर्मल रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो हम बातें कर रहे हैं मसल की और ये सारी चीज़ें, क्या ये बहुत कम उम्र में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है? जो हम समझते हैं जिस एज में हम लोग समझते हैं कि आपको बीमारी जो है इतनी तकलीफ नहीं देती है, आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, आप इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी बीमारी आपको उतना कमज़ोर नहीं करती, क्या उस एज में भी इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं? या ये जो प्रॉब्लम है ये एक एज के बाद होती है, जब आपके अंदर वीकनेस आ जाती है, आप इतने स्ट्रांग नहीं रहते, आपकी बॉडी वैसी नहीं रहती? नहीं, आजकल ये हर एज के अंदर कॉमन है। खास तौर पे बच्चों में, क्योंकि उनके बैग्स बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों में मोबाइल का यूजेज, मोबाइल यूज बच्चे जब ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके पॉस्चर खराब है। पॉस्चर खराब होने की वजह से उनके मसल्स टाइट हो रहे हैं, बैग लिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो है प्रॉपरली जो है ना वो मसल जो है ना वो लोड नहीं प्रॉपरली उठा पा रहा। फिर उसके बाद बाइक राइडर्स हैं, हमारे शहर में बाइक राइडिंग बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बैंकर्स हो गए खास तौर पर। उसके बाद ओवर यूज़ करने वाले, ट्रॉमेटिक इंजरीज के बाद पेशेंट आता है, वो अपनी कंपनसेट करता है। तो और ख़ास ओल्ड एज पेशेंट्स, ज़्यादातर वो बेड बाउंड होते हैं या फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये हर एज के अंदर जो है ना सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स कॉमन है। अच्छा, थोड़ा सा अगर अवेयरनेस के लिए, और हमें पता नहीं कोई इदारा भी देख रहा हो और जो है हो सकता है कोई स्कूल एसोसिएशन से भी हमें कोई देख रहे हो, तो एक अच्छा अगर मैसेज भी जा सके, तो हमारे शो का मकसद, ईसा लेबॉर्ट्री के शो का मकसद भी यही है कि आसानी दी जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उनको पता चलना चाहिए इन सारी चीज़ों का, क्योंकि हमारे मुल्क में एजुकेशन और हेल्थ, दो चीज़ें जो कि किसी भी मुल्क पे बेस होती हैं, वो दो चीज़ें ही वीक हैं। तो ईसा लेबॉर्ट्री का ये जो है ये कदम बहुत अच्छा, और इससे मैं सराहती हूँ कि बहुत अच्छा कदम है उनका। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कोई भी बच्चा अगर वो 10 साल का, 11 साल का या 12 साल का है, तो वो क्या इतना लोड जितना आप देखें बैग में होता है, कि अगर हम भी पकड़ते हैं, जब बच्चे घर आएँ बैग पकड़ते हैं तो हम खुद एक कंधा हमारा नीचे हो जाता है, तकरीबन 9, 10, 8 इतना तो केजी होता है। सही कह रही हूँ मैं? तो क्या इतनी एज के लिए यहाँ पे इतना वेट के जब बच्चा यूँ पीछे हो रहा है, तो वो कितने ख़तरों का बायस बन सकता है अगर उसको किसी तरह से कमी की जाए, कि आगे वक्त में जाके वो बच्चा हमारा, जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, उसको प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। हमारी गलतियाँ कहीं भी हैं, हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, अगर वो थोड़ी सी अगर आप बताना। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो हमें बच्चों के ऊपर जो है अकॉर्डिंग टू देयर एज वो हमें जो है ना एक चीज़ पैटर्न बनाना है कि हाँ उनकी एज ये है, वो इतना लोड जो है ना अपने बैग में उठा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये।
दूसरे नंबर पे ये है कि उनको फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएं। जब फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस होंगे तो बच्चा अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग समझेगा। ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग्स होंगी, बच्चा स्ट्रांग है तो वो इजीली उसको लिफ्ट कर पाएगा अपने बैग को, चाहे उसमें 6 kg हो, 7 kg हो, 8 kg हो, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली बच्चे जो है ना लेके जा सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि उनके जो है ना पोस्चरल करेक्शन उनको बताई जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादातर झुक के लिख रहे होते हैं जी। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना सिवियर प्रॉब्लम्स आगे इन फ्यूचर कॉज कर सकता है। तो उनको बताया जाए किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बैठ के उन्होंने किस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके के ट्रेनिंग सेशंस अगर हों एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव रहेगा आगे। वो अच्छा है अगर इन चीज़ों को किया जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा ये बताइए सर्विकोजेनिक सर दर्द की क्या वजह है? देखें, जब सर्वाइकल स्पैज़म होता है, सर्वाइकल स्पैज़म पहले जो है वो मस्कुलर कॉज करता है। ठीक। मसल्स के बाद जब वो बोनी फैक्टर को इन्वॉल्व करता है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी कॉज कर सकता है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक ये है कि वो सर्वाइकल का पेन आपका हेड की तरफ ट्रैवल कर रहा है। जब आपका सर के अंदर ट्रैवल करेगा तो मोस्टली जो है ना लोग कहते हैं कि हमें माइग्रेन हो रहा है, हमारा सर दर्द, तो वो उसका बेसिक जो 90% कॉज होता है वो आपका सर्वाइकल होता है। यानी कि सर्वाइकल से पेन आपका ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स द हेड। जब आपका सर की तरफ दर्द जा रहा है उसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। तो उसका बेसिक कॉज भी सर्वाइकल स्पैज़म है, यानी कि रूट कॉज ऑफ ऑल सर्वाइकल पेन इज सर्वाइकल स्पैज़म। ओके। अच्छा मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि मुझे ये बताइएगा क्या इसकी वजह हमारी हम जिस तरह से प्रॉपर देख सकते हैं हमारी बिनाई पे भी क्या इन चीज़ों का असर पड़ सकता है? क्या हमारी याददाश्त पे भी, हमारी मेमोरी पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है? जब क्योंकि अगर दिमाग और माइग्रेन और सारा सिस्टम है तो क्या वो सिस्टम भी हमारा डिस्टर्ब हो सकता है? देखें, एक अगर सिस्टम प्रॉब्लम में है ना तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में जाएगी। जब स्ट्रेस में जाएगी तो ऑलरेडी हम जो है ना उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए दूसरी चीज़ को प्रॉब्लमेटिक करेंगे। तो हमें जो है ना सबसे पहले रूट कॉज पे पहुंचना है। तो जब आप सर्वाइकल को ट्रीट करेंगे, आपकी बॉडी अगर हेल्दी है ना तो आपके सारे सिस्टम्स एक्टिव हैं। अगर आपका एक चीज़ भी प्रॉब्लम कर रही है तो दूसरा चीज़ जो है उसकी इनएक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। तो वो मेमोरी के साथ साथ जो है ना थिंकिंग प्रोसेस को भी जो है ना इफेक्ट करेगा। ठीक है जी। अच्छा अब हमारे क्योंकि शो का टाइम जो है बिल्कुल लास्ट लम्हे हैं तो मैं चाहती हूँ कोई जाते जाते कोई एक अच्छा मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहिए। देखिए, आप एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाएं, ठीक है, डेली वॉक जो है ना वो लाजमी करें, अपनी जो है डाइट को प्रॉपर करें, न्यूट्रिशन अच्छी करें। उसके साथ साथ आपको मैं सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि वाटर इनटेक अपना अच्छा करें। वाटर इनटेक आपका अच्छा होगा तो आपके मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। उसके साथ अपने पोस्चरल करेक्शन पे काम करें। पोस्चर आपका अच्छा है तो आप जो है अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस मैं यही मशवरा दूंगा कि अपने आप को हेल्दी और फिट रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लेके आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे अहम सवाल और उसके बहुत खूबसूरत जवाब आसान अल्फाज में आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से आप देखते हैं और यकीनन हमें भी बहुत अच्छा लगता है ये शो करके। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है कि जब आपका फीडबैक आता है, आप हमारा शो देखते हैं, उसे पसंद करते हैं और कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है हमारे हेल्थ 21 में। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।